हेलो। तो आज अपन डील करेंगे कोलेलिथियासिस और कोलेसिस्टाइटिस। दोनों ही गाल ब्लैडर से रिलेटेड डिसऑर्डर है और दोनों में एक शब्द आ रहा है कॉमन, कोले। और कोले का मतलब होता है बाइल, और बाइल कहाँ स्टोर रहता है? गाल ब्लैडर में। चलो स्टार्ट करते हैं। साथ के साथ ही अपन सारी प्रोसेस समझेंगे, डिजीज़ क्या थी, इसके टाइप्स क्या हैं, इसकी ईटियोलॉजी क्या है, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, एवरीथिंग। तो जुड़िए मेरे साथ, पढ़ते हैं अपन कोलेलिथियासिस। कोलेलिथियासिस जो होता है इसे गाल स्टोन भी कहा जाता है। गाल ब्लैडर में अगर कोई स्टोन हो जाता है तो उसे अपन कोलेलिथियासिस कहेंगे। लिथियासिस शब्द यहाँ पर एक स्टोन को इंडिकेट कर रहा है और कोले शब्द गाल ब्लैडर को। तो गोल ब्लैडर का स्टोन जो होता है उसे कोलेलिथियासिस कहा जाता है। अब गोल ब्लैडर अपने पास बाइल को रखता है और बाइल जो है वो अपने पास बिलीरुबिन रखता है, कोलेस्ट्रॉल रखता है और बाइल साल्ट रखता है। अब ये हो सकता है कि अगर कभी सारी चीज़ें तो मैनेज है लेकिन बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाए तो बिलीरुबिन अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाकर क्या कर देगा? क्रिस्टलाइजेशन कर देगा और उसके तहत क्या हो जाएगा? बिलीरुबिन स्टोन बना लेगा और उसे पिगमेंट स्टोन कहेंगे। इसी तरह अपन मान सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल भाई साहब जो हैं वो भी अपनी क्या बढ़ा सकते हैं? सेचुरेशन बढ़ा सकते हैं, अपनी कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं बाइल जूस के अंदर, और क्या करवा सकते हैं? कोलेस्ट्रॉल स्टोन करवा सकते हैं। और अगर ये दोनों बड़े और स्टोन हो गया तो उसे मिक्स्ड कह देंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कोलेलिथियासिस। कोलेलिथियासिस जो है इसे कहा जाएगा गाल स्टोन या स्टोन ऑफ गाल ब्लैडर, या इसे कहा जाएगा कोलेसिस्टोलिथियासिस। कोलेसिस्टोलिथियासिस और कोलेलिथियासिस बात एक ही, गाल स्टोन के दो या गाल ब्लैडर स्टोन के दो बात एक ही है। अब करते हैं कि भाई साहब इसके टाइप अपन ने देखे कि 3 तरह का हो सकता है। माना कि ये क्या है अपने पास? गाल ब्लैडर, और गाल ब्लैडर क्या अपने पास रखता है? बाइल जूस। क्या अपने पास रखता है गाल ब्लैडर? बाइल जूस अपने पास रखता है। अब इस बाइल जूस में 3 कंपोनेंट पाए जाएंगे। एक तो पाया जाएगा कोलेस्टेरोल, एक पाया जाएगा भैया बिलीरुबिन, और एक पाया जा रहा है बाइल साल्ट। ठीक। अब अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, यहां कर लेते हैं अपन टाइप्स। किसके टाइप्स? कोलेलिथियासिस के या स्टोन के टाइप। तो अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है तो स्टोन जो होंगे उनका नाम रहेगा कोलेस्टेरोल स्टोन। जो किससे हुआ? कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने से हुआ। इसका लेवल बढ़ने से जो होगा उसे कोलेस्ट्रॉल स्टोन कहेंगे। दूसरे स्टोन की अगर अपन बात करें तो दूसरा होगा बेटा पिगमेंट स्टोन। कौन सा होगा? पिगमेंट स्टोन। पिगमेंट स्टोन की अपन बात करें तो ये कब होगा? जब बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा। अरे किसका लेवल बढ़ेगा? बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा। और आप सबको पता है कि बिलीरुबिन कहाँ से आता है? जब जब आरबीसी टूटेगी, जब जब आरबीसी टूटी है शरीर में तब तब बिलीवर्डिन बना है, और जब बिलीवर्डिन बनता है तो बिलीवर्डिन बिलीरुबिन की फॉर्म में शरीर में घूमता है लेकिन अनकॉन्जुगेटेड, और लीवर भाई साहब इन्हें कॉन्जुगेट करते हैं। तो बिलीरुबिन कॉन्जुगेट होकर ड्यूडेनम में जाता है बिलियरी ट्रैक्ट के माध्यम से, और बिलियरी ट्रैक्ट के माध्यम से ये ड्यूडेनम में जाकर बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। लेकिन अगर ये बाहर नहीं जा पाया, यही इतना ज्यादा बन रहा है कि बाहर तो जा रहा है फिर भी बच रहा है, तो इसकी सेचुरेशन या कंसंट्रेशन जो है इस जूस में बढ़ जाएगी, और इसकी कंसंट्रेशन जैसे ही इस जूस में बढ़ेगी तो ये अपना जलवा बिखेरना चालू कर देगा और ये गाढ़ा कर देगा जूस को, क्रिस्टलाइजेशन करवा के क्या करवा देगा? स्टोन करवा देगा, और इससे होने वाले स्टोन को अपन पिगमेंट स्टोन कहेंगे। अब बात करते हैं अपन तीसरी। जब कोले और पिगमेंट दोनों मिलेंगे तो जो तीसरा आएगा उसे मिक्स्ड स्टोन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मिक्स्ड स्टोन कहा जाएगा। तो कोलेलिथियासिस समझ में आया और इसके टाइप समझ में आए। क्या कारण है ये हो जाता है? बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी। इसकी क्या ईटियोलॉजी है? क्या कारण है कि ये सब हुआ है? तो ईटियोलॉजी की अपन बात करें तो इनमें सबसे मोस्ट कॉमन स्टोन होते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन, और अपन मान सकते हैं कि दूसरा बिलीरुबिन। अब यहां समझेंगे कि कोलेस्ट्रॉल फैट से रिलेटेड सब्सटेंस है। अगर कोई आदमी ओबेस है, ओबेसिटी है किसी को, तो ये हो सकता है। ये रिस्क फैक्टर और ईटियोलॉजी दोनों एक साथ चल रहे हैं।
किसी को अगर ओबेसिटी है, कोई ओबेज है, तो हो सकता है क्योंकि ओबेज आदमी का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है और हमें पता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा तो स्टोन हो सकता है। दूसरा कह सकते हैं अपन प्रेग्नेंट लेडीज या फीमेल्स में भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज में ज्यादा होता है और एस्ट्रोजन बाइल सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, और जब बाइल सीक्रेशन स्टिमुलेट हो रहा है तो चांसेस है यहाँ पर गड़बड़ हो जाने की, तो क्या हो सकता है, स्टोन हो सकता है। अपन बात करेंगे सबसे ज्यादा होता है मोस्ट कॉमन फीमेल में, मोस्ट कॉमन किसमें होता है, फीमेल में होता है ये, मतलब ज्यादा प्रोन कौन रहेगा इसके लिए, फीमेल रहेगी सबसे। अगर अपन देखेंगे पुरुषों और महिलाओं में तुलना करें तो महिलाओं को ज्यादा होगा, क्योंकि महिलाओं के पास एस्ट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एस्ट्रोजन पाया जाता है बच्चों, और जो एस्ट्रोजन होता है ये क्या करता है, मैंने समझाया कि बाइल के सीक्रेशन को चेंज कर देता है, ये बाइल का सीक्रेशन बढ़ा देता है ये। अब जब इसमें बाइल का सीक्रेशन बढ़ा हुआ रहेगा तो हो सकता है कि उसे स्टोन हो जाए, इसलिए फीमेल में ज्यादा संभावनाएं हैं। तो दो मोस्ट कॉमन चीजें पढ़ी अपन ने, कोलेस्ट्रॉल, स्टोन तो है स्टोन में मोस्ट कॉमन, और कोज में सबसे ज्यादा किसको होगा या सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर कौन है, महिलाएं हैं। इसके साथ अपन बात कर सकते हैं डायबिटीज मेलाइटस अगर किसी को है तो हो सकता है, बिलिरुबिन अगर किसी को लीवर सिरोसिस है तो हो सकता है, लीवर सिरोसिस से भी स्टोन हो सकता है। तो ये सारे कारण रहेंगे स्टोन हो जाने के। इसके बाद अपन इनके साइन एंड सिम्टम देखते हैं, ये वीडियो हो गई, अब अपन देखते हैं इनके साइन एंड सिम्टम्स, या इसे कहा जाता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे तो भाई साहब किसी के शरीर के अंदर यहाँ पर पत्थर आ गया, जहां पर क्या था, गाल ब्लैडर था, मतलब गाल ब्लैडर के अंदर पत्थर आ गया। अब गाल ब्लैडर के अंदर जब पत्थर आ गया तो ये पेन करेगा, नॉर्मल सी बात है। वैसे बहुत से केसेस में ये असिम्प्टोमेटिक होता है, सबसे पहले मैं लिख दूं इस चीज को, ये कुछ केसेस में है और ये कुछ केसेस में असिम्प्टोमेटिक रहेगा, असिम्प्टोमेटिक रहेगा मतलब सिम्टम्स नहीं आएंगे। कुछ केसेस में क्या होगा बच्चों, ये असिम्प्टोमेटिक रहेगा, सिम्टम्स नहीं आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सिम्टम्स की, जिनमें सिम्टम आएंगे तो क्या आएंगे, एक तो होगा इसमें पेन, क्या होगा, पेन, और उस पेन को कहेंगे अपन बिलियरी कोलिक कहा जाएगा। कोलिक शब्द यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है पेन को, और बिलियरी शब्द यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है पूरा जो बिलियरी ट्रैक्ट होता है, जिसमें अपन राइट हिपेटिक डक्ट आती है, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट आती है, उसके अलावा सिस्टिक डक्ट आती है, कॉमन बाइल डक्ट आती है, पेनक्रिएटिक डक्ट आती है, एम्पुला ऑफ वेटर आता है। ये सारी चीजें जिसमें आती है, जो बिलियरी ट्रैक्ट होता है उसके अंदर अगर पेन हो रहा है तो उसे बिलियरी कोलिक कहेंगे। और ये पेन रेडिएटिंग रहेगा, रेडिएटिंग मतलब रेफरल फैलेगा ये पेन, कहां से, यहाँ गोल ब्लेडर है, राइट अपर क्वाड्रेंट, कहां पर होगा ये पेन, राइट अपर क्वाड्रेंट में होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पर क्या है, गाल ब्लैडर है। जब पेट के 4 हिस्से करेंगे तो 4 क्वाड्रेंट निकलेंगे, ये इधर के राइट साइड के, इधर के लेफ्ट साइड के, ऊपर रहेंगे तो उन्हें अपर कह देंगे, नीचे वाले लोअर हो जाएंगे। तो राइट साइड पर भी 2 हैं, एक तो अपर वाला एक लोअर वाला, तो राइट अपर क्वाड्रेंट, लोअर अपर राइट लोअर क्वाड्रेंट। इधर बात करें तो लेफ्ट अपर और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, तो अपन कहें REQ, राइट अपर क्वाड्रेंट में ये पेन होगा, क्योंकि यहाँ पर सिचुएट होता है अपना गोल ब्लैडर, और ये पेन रेडिएटिंग रहेगा। इस पेन का असर यहाँ से यहाँ तक फैलेगा और पीछे जाएगा, मतलब राइट शोल्डर तक ये जाएगा और बैक तक ये जाएगा। ये पेन राइट शोल्डर तक जाएगा प्लस बैक तक जाएगा। ठीक, उसके बाद अपन बात करें कि इसमें एक साइन देखने को मिलेगा अपन को, मर्फी साइन। मर्फी साइन बच्चों नोट कर लेना इस चीज को, मर्फी साइन। मर्फी साइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछ लिया जाता है। वैसे मोस्ट कॉमन ये कोलेसिस्टाइटिस में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ भी ये देखने को मिलेगा। क्या होगा मर्फी साइन में बच्चों, मर्फी साइन में होगा कि जैसे ही आदमी सांस लेगा, जैसे ही पेशेंट सांस लेगा, डीप इनहेल करेगा और यहाँ पर पाल्पेट करेगी नर्स, वैसे या डॉक्टर, वैसे इसको दर्द होगा बहुत तेज। तो क्या कहा कि मर्फी साइन क्या होगा कि डीप इनहेल किया, बहुत गहरी सांस अगर पेशेंट ने ली, गहरी सांस जैसे ही डीप इनहेल किया और यहाँ पर पाल्पेट किया और पाल्पेट करने पे से भयंकर दर्द हुआ, तो अपन समझ जाएंगे कि एक स्पेसिफिक साइन किसका है, गॉल स्टोन का। तो अपन को पता लग जाएगा कि बहुत ज्यादा संभावना है इसको गॉल स्टोन होने की। उसके अलावा इसे फीवर आ सकता है, नोज या वोमिटिंग होगी। नोज या वोमिटिंग का सीधा सा संबंध है बच्चों, फीवर का तो सीधा सा संबंध है कि ये लिथियासिस जो है इन्फ्लामेशन करवा सकता है, स्टोन इन्फ्लामेशन करवा सकता है। और आप सब जानते हैं कि इन्फ्लामेशन का सबसे पहला साइन या इन्फ्लामेशन सबसे पहले इंडिकेट ही फीवर के द्वारा ही होता है। तो फीवर आएगा, जितने भी आईटीज आपके जीवन में आप पढ़ें वहां पर फीवर लिख सकते हैं आप बिना किसी झिझक के। दूसरी बात करें नोज या वोमिटिंग, अरे डाइजेस्टिव सिस्टम का है डिजीज, अरे किसका
डिजीज है, डाइजेस्टिव सिस्टम का डिजीज है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जब डिजीज है तो डाइजेस्टिव सिस्टम इरिटेट होगा ना, और जब जब डाइजेस्टिव सिस्टम इरिटेट होगा तो आपको पता है नोजिया वोमिटिंग की फीलिंग्स आएगी ना। नोजिया और वोमिटिंग बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। नोजिया होता है उल्टी का मन होना, उबकारें आना, जैसे कभी ये है नोजिया, उल्टी हुई नहीं है लेकिन हो सकती है, मन घबराना, जी मचलना, ये नोजिया है। वोमिटिंग रहेगा कि जो पावरफुल रिगर्जिटेट हो जाएगा, अंदर जो भरा है स्टमक में कंटेंट, वो कंटेंट मुंह के थ्रू बाहर आ जाएगा, उसे वोमिटिंग कहेंगे अपन। चलो उसके बाद फीवर, नोजिया, वोमिटिंग हो गया। इसे जॉन्डिस भी हो सकता है। इसे क्या हो सकता है बच्चों? जॉन्डिस भी हो सकता है। अगर ये जो लिथियासिस है, ये जो गोल स्टोन है, ये वो ट्रैक्ट्स जो बनी हुई है उनके बीच में अगर फंस गया तो ये क्या करेगा? लीवर भाई साहब से बिलीरुबिन भी उसी रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते से बाइल जा रहा था। अब खुद बाइल ही रुक गया, ये पत्थर बीच में आ गया जो खुद बाइल ही रुक गया, तो बाइल के साथ ही तो बिलीरुबिन जा रहा था तो वो भी रुक गया। अब वो रुक गया तो वो शरीर में धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा और बढ़कर क्या करा देगा? जॉन्डिस करा देगा। अरे क्या करा देगा बच्चों? जॉन्डिस करा देगा। इसकी पैथोफिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं, इसकी पैथोफिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं, पैथोफिजियोलॉजी की ये फैलेगा कैसे? तो बिल्कुल सीधी सी है कि सुपर सैचुरेशन ऑफ बाइल, और इसमें भी स्पेशल किसकी? बिलीरुबिन या फिर क्या कहेंगे? कोलेस्ट्रॉल। मतलब कोलेस्ट्रॉल या बिलीरुबिन का लेवल बढ़ गया। 100 बातों की एक बात, सुपर सैचुरेशन हो गया। जैसे ही होगा ये क्रिस्टलाइजेशन करना स्टार्ट कर देंगे। क्या स्टार्ट कर देंगे? क्रिस्टलाइजेशन। कि भाई साहब ये था अपना गाल ब्लैडर, इसके अंदर क्या बढ़ गया? कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। तो ये इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये पहले लिक्विड था, बाइल क्या था? लिक्विड था। अभी लिक्विड नहीं रह पाया, अब ये कैसा हो जाएगा? धीरे धीरे हार्ड होने लगेगा, और हार्ड होकर क्या कर लेगा? धीरे धीरे क्रिस्टलाइजेशन कर लेगा। और ये क्रिस्टलाइजेशन आगे किसमें बदल जाएगा? गालस्टोन में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? गालस्टोन में बदल जाएगा। और गालस्टोन क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। किसको ब्लॉक कर देगा? पूरा बिलियरी ट्रैक्ट को, बिलियरी पाथवे या ट्रैक्ट को क्या कर देगा? ये ब्लॉक कर देगा। और ब्लॉक करेगा तो जॉन्डिस होगा, बिलियरी कोलिक होगा, इस तरह के पेन होगा, जॉन्डिस होगा, उसके साथ साथ नोजिया, वोमिटिंग होगा। ये सारे सिम्टम देखने को मिल जाएंगे। और ये पूरी प्रोसेस पैथोफिजियोलॉजी किसकी हो जाएगी बच्चों अपने पास? कोलेलिथियासिस की। किसकी हो जाएगी? कोलेलिथियासिस की। ठीक, अभी जो लिखा है इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। मैं अभी यहाँ पर इसे मिटाकर और जो इसका मैनेजमेंट है वो आपको बताऊंगा। इसके सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इसका मैनेजमेंट, इसका तो पैथोफिजियोलॉजी अपन ने देख ली, और जो ईटियोलॉजी है ये मैं मिटा चुका हूँ। लेकिन ये सारे जितने भी नोट्स हैं ये सारे आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे, रिटर्न फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे। आरएमसी नर्सिंग एकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल है। ठीक, अब अपन बात करते हैं बेटा किसकी? इसके मैनेजमेंट की। अरे भैया मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। क्या करेंगे? मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। और मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे? इसको क्या क्या सिम्टम आ रहे थे? अरे इसको बुखार भी आ गया था, इसको पेन भी हो रहा था, इसको जॉन्डिस भी था। ठीक, तो सबसे पहले तो बात करें अपन कि इसको बुखार था तो एंटी पायरेटिक दे देंगे। यार क्या दे देंगे? एंटी पायरेटिक दे देंगे। इसमें पीसीएम अपन मान सकते हैं। ठीक, दूसरी बात करें अपन इसे एंटीबायोटिक तो देंगे ही, एनाल्जेसिक भी देंगे। क्या देंगे? एनाल्जेसिक भी देंगे। एनाल्जेसिक क्यों दिया अपन ने? क्योंकि पेन हो रहा था भैया, गाल ब्लैडर में पेन हो रहा था, एनाल्जेसिक देंगे। एनाल्जेसिक में क्या देंगे अपन? ओपियोइड्स दे सकते हैं। इसको क्या दे सकते हैं? ओपियोइड्स दे सकते हैं। इसको अफीम से संबंधित चीजें जैसे मॉर्फिन और हाइड्रोमॉर्फिन। अगर बहुत ज्यादा सीवियर पेन हुआ तो मॉर्फिन और हाइड्रोमॉर्फिन अपन इसको दे सकते हैं। हाइड्रोमॉर्फिन और मॉर्फिन इसको दी जा सकती है। दूसरी बात अपन करें, इसको क्या कर सकते हैं अपन? यूरो डिऑक्सीकोलिक ड्रग आती है, यूरो डिऑक्सीकोलिक ड्रग आती है। ये क्या करती है कि कोलेस्टेरोल को पिघला देती है, कोलेस्ट्रॉल को डिसोल्व कर देती है। अब ये डिसोल्व हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल स्टोन को डिसोल्व कर देती है। तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन जैसे ही डिसोल्व होगा तो डिसोल्व होने पर क्या हो जाएगा? ये बाहर निकल जाएगा इजीली। पर ये लिमिटेड सीमा तक काम करती है, एक सीमित समय तक ही काम कर पाएगी। यूं नहीं किसी को कोलेस्ट्रॉल स्टोन हुए 2-4 साल हो गए और फिर आप इसे काम में ले रहे हो, नहीं। ये जैसे ही शुरुआत स्टेज रहेगी जब स्टोन बन रहे हैं या कोलेस्ट्रॉल ने इतना ज़्यादा क्रिस्टलाइजेशन नहीं किया है कि उसे तोड़ना मुश्किल ना हो,
वहां तक तो काम कर लेगी, लेकिन जैसे उसे तोड़ना मुश्किल हो जाएगा या वो प्रबल क्रिस्टलाइजेशन कर लेगा, स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइजेशन कर लेगा, तो फिर ये काम नहीं करेगी। ये इसका मेडिकल मैनेजमेंट हो गया, और साथ ही यहाँ पर आप इसका सर्जिकल मैनेजमेंट भी देख लीजिए। और दोस्तों आपको नोट्स में बार बार कह रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप इसकी चिंता ना करें कि पढ़ाते मिटा दिया, या फिर आप पोज करके साथ के साथ लिख सकते हैं। अपन बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, अगर गोल ब्लैडर पूरा ही गोल स्टोन से भर गया है या गोल ब्लैडर ऐसा हो गया है जिसे अब काम में नहीं लिया जा सकता बॉडी के द्वारा, तो अपन वहां पर कर देंगे कोलेसिस्टेक्टोमी कर देंगे, मतलब गॉल ब्लैडर को काट दिया जाएगा। कोलेसिस्टेक्टोमी दो तरीके से कर सकते हैं अपन, लेप्रोस्कोपिकली कर सकते हैं और ओपन सर्जरी के माध्यम से भी। एक तो लेप्रोस्कोपिकली कर देंगे और एक दूसरा ओपन सर्जरी के माध्यम से भी कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपिकली में क्या होगा कि लेप्रोस्कोप जो है उसे डाला जाएगा। लेप्रोस्कोप में क्या होता है, एक तरीके का एंडोस्कोप ही होता है जिसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, जो कहाँ जाएगा, जो गाल ब्लैडर के लोकेशन पर जाएगा और गाल ब्लैडर को काट देगा अंदर ही, और अंदर ही स्टिच कर देगा। कहने का मतलब यूं है कि अंदर का अंदर ही पूरा प्रोसीजर हो जाता है लेप्रोस्कोपिकली से, सब काम भीतर ही हो गया, अपन को ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ी शरीर को। दूसरा है ओपन सर्जरी, इसमें चीरा लगाएंगे, पेट फाड़ेंगे, ओपन सर्जरी करेंगे, यहाँ से ओपन वुंड बनाएंगे और फिर गाल ब्लैडर को काट कर निकाल दिया जाएगा, ये होगा। अच्छा, इसका डायग्नोसिस अपन भूल गए, चलो साथ साथ देख लेते हैं इसका डायग्नोसिस क्या होगा। वैसे डायग्नोसिस बीच में आता है, लेकिन कोई ना, डायग्नोसिस की बात करते हैं तो डायग्नोसिस में अपन सबसे पहले इसे सोनोग्राफी की बोलेंगे कि भैया यूएसजी कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ। क्योंकि जब भी कभी आप डॉक्टर के पास गए हो तो पेट अगर दर्द कर रहा हो या बहुत दिनों से आप कहो कि मुझे प्रॉब्लम चल रही है पेट से रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, तो भाई साहब सोनोग्राफी की कहेंगे आपसे सबसे पहले डॉक्टर साहब किसकी कहेंगे, सोनोग्राफी की कहेंगे। दूसरी बात करते हैं अपन, अगर ये सोनोग्राफी करवा ले और इससे समझ में नहीं आया तो फिर इससे सीटी करवा देंगे या फिर एमआरआई करवा देंगे। और सीटी स्कैन क्या करेगी, क्रॉस सेक्शनल इमेज दे देगी, हर जगह के क्रॉस सेक्शनल इमेज दे देगी, चारों तरफ से दिखा देगी काट फाट के गाल ब्लैडर को कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। और एमआरआई क्या करेगी, जितनी भी डक्ट होती है सारी डक्ट की नॉलेज दे देगी एमआरआई, मतलब सभी डक्ट को जूम करके बता देगी एमआरआई। और तीसरी बात करते हैं अपन ERCP, जिसे अपन सर्जिकल प्रोसीजर में भी यूज कर लेंगे। यार किसमें यूज कर लेंगे, सर्जिकल प्रोसीजर में भी यूज कर लेंगे, और साथ के साथ ही कहाँ भी यूज कर लेंगे इसको, डायग्नोसिस में भी यूज कर लेंगे। मतलब ERCP एक तरीके का एंडोस्कोप ही होता है, इसका फुल फॉर्म होती है एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी। इसका मतलब है कि एंडोस्कोपिक एक तरीके का एंडोस्कोप है, रिट्रोग्रेड एंडोस्कोप सीधा जाएगा, लेकिन इसने कहा रिट्रोग्रेड मतलब इधर घुसेड़ना पड़ेगा एम्बुलाओपेटर के माध्यम से साइड में, और कहाँ ले जाना पड़ेगा, रिट्रो ले जाना पड़ेगा, उल्टा ले जाना पड़ रहा है। तो एंडोस्कोपी अंदर, रिट्रोग्रेड, कोलेंजियो का मतलब है, कोले का मतलब गाल ब्लैडर, एंजियो का मतलब उसमें पाई जाने वाली वेसल्स, कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी और पेनक्रियाज से संबंधित। तो ये कहने का मतलब इस तरह की टेक्निक होती है जिसके माध्यम से अपन एंडोस्कोप को एक इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे जो गाल स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो एंडोस्कोप को उस इंस्ट्रूमेंट के साथ भेजेंगे और उस एंडोस्कोप को अपन उल्टा ले जाएंगे, तो एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी से कहेंगे अपन। ये क्या करेगा कि गाल स्टोन को वहीं तुरंत फोड़ देगा और तुरंत उस गाल स्टोन को बाहर निकाल के लाएगा, उसकी साइज कम करके उसे बाहर निकाल के ले आएगा, ERCP। तो ये आपका आज का टॉपिक हो चुका है, कोलेलिथियासिस। इसी के साथ अब अपन दूसरा टॉपिक साथ का साथ ही डील कर लेते हैं जो इससे संबंधित है, कोलिसिस्टाइटिस। अपन देख लेते हैं साथ का साथ ही कोलिसिस्टाइटिस। चलो इसे मिटा रहा हूं मैं और नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। अपन कोलेसिस्टाइटिस की बात करें तो वहां था कोलेलिथियासिस, यहाँ भी शब्द है कोलेसिस्टाइटिस। कोलेसिस्टाइटिस का सीधा सा संबंध है, कोले का मतलब गाल ब्लैडर रिलेट कर, तो कोलेसिस्टाइटिस की अपन बात कर रहे थे। कोलेसिस्टाइटिस का सीधा सा संबंध होता है बाइल से, कोले का बाइल से संबंध होता है, बाइल का
गाल ब्लैडर से। तो कोलेसिस्टाइटिस गाल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन हो जाएगा। आइटिस तो नर्सिंग वालों को बचपन से सिखा दिया जाता है कि आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन होता है, और कोले का मतलब अभी अपन सीख ही गए हैं कि कोले क्या है, बाइल है, और बाइल किससे संबंध रखता है, अरे गाल ब्लैडर से संबंध रखता है मेरे प्यारे साथियों, किससे, गाल ब्लैडर से। तो भैया कोलेसिस्टाइटिस मतलब गाल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन हो जाना। अरे लिख दूँ ना, लिख देता हूँ, चलो, गाल ब्लैडर का इन्फ्लाम हो जाना या इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाएगा, कोलेसिस्टाइटिस। कोलेसिस्टाइटिस क्रोनिक भी हो सकता है और एक्यूट भी हो सकता है। क्रोनिक और एक्यूट हो सकता है। क्रोनिक का मतलब होता है कि धीरे धीरे स्टोन बन रहा था और उस स्टोन ने कोलेसिस्टाइटिस करवा दिया। या फिर एक्यूट का मतलब कह सकता हूं मैं कि कहीं जा रहे थे तुम और किसी ने तुम्हारे मुक्का मार दिया, इंजरी हो गई, और उस इंजरी के चलते तुरंत कोलेसिस्टाइटिस हो गया, गाल ब्लैडर पे किसी ने इंजरी कर दी। तो चलो समझते हैं। तो कोलेसिस्टाइटिस आप समझ गए कि गाल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन होगा। ये दो तरीके से अपन इसे क्लासिफाई कर सकते हैं, चाहे तो कि क्रोनिक और एक्यूट हो सकता है। अब इसमें अपन डायरेक्ट इसकी ईटियोलॉजी देखते हैं कि क्या कारण होंगे कि ये हो जाएगा। इसकी ईटियोलॉजी देखते हैं। तो मोस्ट कॉमन इसका जो रीजन रहेगा बेटा, वो रहेगा गॉल स्टोन। क्या रहेगा, गॉल स्टोन। जैसे समझो कि पूरा सिस्टम है, गाल ब्लैडर बाइल बनाता है, और वो बाइल जो है ना, वो कहाँ जाता है, पेनक्रियाज डक्ट को पार करते हुए एम्पुला ऑफ वेटर से कहाँ जाएगा, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के माध्यम से ड्यूडेनम में जाएगा। अब यूँ समझो कि गोल ब्लैडर अगर बीच में आ गया, कहीं गोल स्टोन कहीं बीच में आ गया, जो गोल ब्लैडर जूस रिलीज कर रहा है उसके बीच में गोल स्टोन आ गया, तो अब यूँ समझो कि वो जो जूस जा रहा था वो तो बीच में रुक जाएगा। और तुम्हें पता है कि फ्लूइड अगर एबनॉर्मली एक्यूमुलेशन कर ले तो वो इन्फ्लामेशन में तब्दील हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो एक तो गोल स्टोन हो गया। दूसरा हो सकता है कि बिना किसी, ये कह सकता हूँ मैं, एक कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस, आइटिस लिख देता हूँ, सीधा समझ जाना। तो कह सकता हूँ मैं कि अकेलकुलस, अकेलकुलस का मतलब जिसमें किसी भी प्रकार की कैलकुलाई नहीं है। अरे जिसमें क्या नहीं है, भाटा नहीं है, पत्थर नहीं है, गोलस्टोन नहीं है। अ का मतलब नहीं है, कैलकुलस का मतलब पत्थर। अरे लिथियासिस आ जाए, कैलकुलाई आ जाए या कैलकुलस आ जाए, मतलब क्या है, भाटा हो गया पेट में। अरे क्या हो गया, भाटा, पत्थर हो गया, पत्थर स्टोन हो गया, इसे माना जाएगा। चाहे कैलकुलस आ जाए या कैलकुलाई आ जाए, तो उसका मतलब क्या है, कैलकुलस का मतलब पत्थर होता है, ए लग गया मतलब एब्सेंस। तो इसकी एब्सेंस में भी क्या हो सकता है, कोलेसिस्टाइटिस हो सकता है। जैसे कि किसी को इंजरी हो गई, किसी को इन्फेक्शन हो गया, कोई इन्फेक्शन था बॉडी में, वो हो गया, इंजरी हो गई, ट्रोमा हो गया, तो भी ये हो सकता है। अपन बात करें कि भैया इन्फेक्शन से भी ये हो सकता है। अरे इन्फेक्शन से भी तो हो सकता है ये। इन्फेक्शन से कैसे हो सकता है कि जैसे इकोलाई बैक्टीरिया है, क्या है, इकोलाई बैक्टीरिया। अब ये इकोलाई बैक्टीरिया यहाँ गाल ब्लैडर के संपर्क में आ गया, अब ये क्या कर देगा, इन्फ्लामेशन कर देगा। स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज, ये दो सबसे मोस्ट कॉमन है, इकोलाई और स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज। स्ट्रेप्टोकोकस से रिलेटेड बैक्टीरिया और इकोलाई बैक्टीरिया जो रहेंगे वो भी इसे इन्फ्लाम्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी इसका इन्फ्लामेशन हो सकता है। और बहुत सारे कारण हो सकते हैं इन्फ्लामेशन, ये दो मेन कारण रहेंगे। और इन कारणों के आधार पर भी इसको दो तरीके से बांटा जा सकता है, कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस और अकेलकुलस कोलेसिस्टाइटिस। कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस वो होगा जो गॉलस्टोन की वजह से हुआ है, और अकेलकुलस क्या होगा, जो जिसमें गॉलस्टोन का कोई रोल नहीं है, किसी और कारण से हुआ है। ठीक, अब अपन देखते हैं भाई साहब कि ये तो हो गया, इसके साइन एंड सिम्टम देखते हैं। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा था इसके पहले, और इसके पहले क्या पढ़ा था, कोलेलिथियासिस। सेम टू सेम साइन और सिम्टम रहेंगे, सेम टू सेम, क्योंकि वहां भी गाल ब्लैडर में पत्थर आ गए थे तो गाल ब्लैडर बड़ा हो गया था, और यहाँ भी गाल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। सिर्फ यहाँ क्या होगा, फीवर जो है ना, फीवर वो स्पेसिफिक आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि फीवर हो गए होगा। और वही बाकी सारी चीजों की, नोजिया, वोमिटिंग होगा, फीवर हो ही गई, जॉन्डिस हो जाएगा, मर्फी साइन हो जाएगा, और पेन होगा वही बिलियरी कोलिक। ओके, उसके बाद बात करते हैं अपन इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। और डायग्नोस्टिक उसमें बाद में पढ़ा था, यहाँ पहले पढ़ लेते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ये भी सेम रहेगा ना। अरे डायग्नोसिस का मतलब क्या है, उस ऑर्गन को देखना जिसमें कोई डिजीज हुई है और उसको पता करना। डिजीज को देखकर डिजीज का पता लगाने के लिए किए गए टेस्टों को डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहेंगे अपन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन सेम रहेगा, मतलब इसमें भी यूएसजी करेंगे, एमआरआई करेंगे, सीटी कर सकते हैं। सबसे ज्यादा क्या प्रिपेयर कर रहेगी, यूएसजी, उसके बाद सीटी, फिर एमआरआई, और ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं,
ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं। अरे ब्लड टेस्ट क्यों किया? ब्लड टेस्ट इसलिए किया, WBC बढ़ जाएगी। WBC क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन जब भी बॉडी में होगा WBC बढ़ेगी, क्योंकि जब भी फॉरेन पार्टिकल आएगा ना WBC तो लड़ेगी ना इन्फेक्शन से, इन्फ्लामेशन से, तो ये बढ़ जाएगी। कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया तो कौन लड़ेगी? WBC लड़ेगी। शरीर के अंदर एनवायरनमेंट चेंज हो गया, ये एनवायरनमेंट थोड़ी था शरीर का इन्फ्लामेशन वाला, ये बन गया तो कौन लड़ेगी? अरे WBC लड़ेगी मेरे साथियों। कौन लड़ेगी? WBC लड़ेगी। यहाँ तक आपको मामला समझ में आ गया। इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखो, पैथोफिजियोलॉजी, इसकी पैथोफिजियोलॉजी की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो आप कि किसी को गोल स्टोन हो गया, क्या हो गया? गाल स्टोन हो गया। गाल स्टोन हुआ तो ब्लॉक हो गई, क्या? ब्लॉक द डक्ट। जितनी भी डक्ट थी बिलियरी डक्ट वो क्या हो गई? ब्लॉक हो गई। बिलियरी डक्ट लिख लेते हैं यहाँ पर, आसानी रहेगी समझने में कि भाई साहब ये इस तरीके से लीवर था, यहाँ से दो तो कॉमन हिपेटिक आर्टरी, दो तो राइट और लेफ्ट हिपेटिक आर्टरी आ रही थी यहाँ कॉमन, और यहाँ से सिस्टिक इसमें खुल जाती है और ये नीचे जाती है, फिर पेरिग्रेटिक इससे मिल जाती है और एम्पुला वो पेट में खुलकर ड्यूडेनम में खुल जाती है। ये फर्स्ट एयर में एनाफिजियो का टॉपिक है। अब देखो कि ये जो है इसमें कहीं भी अगर यहाँ पर स्टोन फंस जाए तो यहाँ गाल ब्लैडर था, यहाँ से आने वाले सीक्रेशंस नीचे कैसे जाएंगे? अरे नीचे नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, और एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हुआ तो क्या होगा? इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स हो जाएगा, और इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होगा मतलब क्या हो गया? इन्फ्लामेशन। और यही तो क्या होता है? आइटिस होता है। और कहाँ हो रहा है? गोल ब्लैडर में, तो क्या हो जाएगा? कोलेसिस्टाइटिस हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा बच्चों? कोलेसिस्टाइटिस हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इसके तुरंत मैनेजमेंट देखते हैं अपन कि मैनेजमेंट क्या करेंगे। इसका मैनेजमेंट देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या किया जाएगा। मैनेजमेंट की अपन बात करते हैं तो मैनेजमेंट में देखेंगे बच्चों कि इसका मैनेजमेंट, इसे बुखार भी आ रही थी तो अपन क्या देंगे? सबसे पहले तो एंटी पायरेटिक देंगे। दूसरी, इसको दर्द हो रहा था तो एनाल्जेसिक देंगे। क्या देंगे रे? एनाल्जेसिक देंगे। ठीक, एंटीबायोटिक भी देंगे। क्या देंगे? एंटीबायोटिक देंगे इसे। एंटीबायोटिक्स क्यों दिया अपन ने? क्योंकि आइटिस है और यहाँ पर वायरस बैक्टीरिया, सॉरी वायरस तो नहीं, बैक्टीरिया आ गए थे, उसके चक्कर में ये हो गया था। ठीक, उसके बाद अपन बात करते हैं बच्चों, इसका ये हो गया मेडिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें, किसकी बात करें? सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो सर्जिकल मैनेजमेंट जब करेंगे इसका तो सबसे पहले तो वही करेंगे कि कोलेसिस्टेक्टोमी। कोलेसिस्टेक्टोमी मतलब वही समझ गए आप कि कट द गाल ब्लैडर, कट द गाल ब्लैडर। ये दो तरीके से हो सकता है, मैंने अभी समझाया तुम्हें। लेप्रोस्कोपिकली भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं अपन कोलेसिस्टेक्टोमी के बाद इसमें एक और होगा परक्यूटेनियस कोलेसिस्टेक्टोमी। कोलेसिस्टेक्टोमी, अरे शब्द में यहाँ आ रहा है एक्टोमी। एक्टोमी मतलब काट देना, यहाँ आ रहा है स्टोमी। स्टोमी का मतलब एक ओपनिंग बना देना, एक ओपनिंग बना देना। अरे क्या बना देना? एक ओपनिंग बना देना। समझो, ये कोई महाशय है ना, इनके यहाँ पर ये गाल ब्लैडर का हिसाब है। अब तुम्हें बताइए इन्फ्लामेशन होगा तो इसमें पस भर जाएगी, और ये पस भर के इसे स्ट्रेच करेगी तो और पेन होगा, और हो सकता है ये टूट जाए बस के चक्कर में। और टूट गया तो पूरा जो GIT है वही इन्फ्लाम्ड हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। पेरिटोनाइटिस हो गया तो पेरिटोनियम लेयर पूरी GIT को लेकर बैठी रहती है उसके अंदर समेट कर। अब खुद ही इन्फ्लाम्ड होगी तो जो भी उसके अंदर है वो सब इन्फ्लाम्ड हो जाएंगे। तो क्या होगा? उससे बचाने के लिए, जैसे इसमें क्या भर गई भैया? पस भर गई, और ये क्या था? गोल ब्लैडर था। तो परक्यूटेनियस मतलब यहाँ, ये क्यूटेनियस मतलब स्किन के आर पार एक छेद करेंगे और उस छेद को कहाँ तक ले जाएंगे? गाल ब्लैडर। तो गाल ब्लैडर से जो पस थी उसे बाहर ड्रेन कर लेंगे। अरे क्या कर लेंगे? बाहर ड्रेन कर लेंगे। इस प्रोसीजर को कहा जाता है परक्यूटेनियस कोलेसिस्टोमी। स्टोमी पर ध्यान देना, एक ओपनिंग बनाई है अपन ने यहाँ पर, ये ओपनिंग। ठीक, एक्टोमी अलग है और स्टोमी अलग है, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली डिजीज के साथ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और नहीं लगी हो तो कमेंट में बताएं क्या कमी आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने ये लेक्चर अटेंड किया।